हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यामी देर रात को क्लब में अपनी दोस्त कंगना के साथ वोडका के शॉट्स पे शॉट्स मार रही थी। तभी वो नशे की हालत में कंगना से कहती है, यार जिंदगी का मजा ना शॉट लगा कर आता है, उतना मजा ना किसी चीज में नहीं आता। हाय ये 30 ml 60 ml वोडका के शॉट जितने मिल जाए उतने कम। यामी अब बस भी करो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा वोडका के शॉट मार चुकी हो और पियोगी तो सारा वोडका बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ मुझे। दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी क्लब का एक वेटर उनके पास आकर कहता है, सुनिए मैम, आई एम सॉरी पर क्लब बंद करने का टाइम हो गया है, आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। ओ भाई टाइम हो गया, चल कोई नहीं, एक बोतल वोडका दे दे, फिर चली जाऊंगी पक्का, नहीं तो यहीं बैठे बैठे मेरा काम हो जाएगा। वेटर यामी से पैसे लेकर उसे वोडका की बोतल दे देता है, जिसके बाद यामी हाथों में वोडका की बोतल लिए हुए क्लब से बाहर आती है। जिसके बाद कंगना कहती है, शिट यार, अब इतनी रात को कैब भी नहीं मिलेगी। यामी मेरी बात सुन, तुम यहीं रहो, मैं आसपास कोई टैक्सी देखकर आती हूँ। इतना कहकर कंगना यामी को वहीं छोड़कर टैक्सी लेने जाती है। तभी नशे में धुत यामी लड़खड़ाती हुई सड़क पर चलने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर में सुधीर नाम का लड़का जो अपनी पत्नी माया के साथ अपने घर जा रहा था, वो बेहोश यामी को देखकर कहता है, अरे माया, वो देखो, वो लड़की बेहोश हो गई शायद। एक काम करो, कार साइड में पार्क करो, उसकी मदद करते हैं। माया के कहने पर सुधीर कार साइड में लगाता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी बेहोश हुई यामी के पास जाते हैं और माया यामी के मुंह पर पानी छिड़कते हुए उसे अपनी तरफ पलटती है। तो सुधीर कहता है, अरे ये तो यामी है, मेरी क्लासमेट थी कॉलेज में, पर ये यहाँ इस हाल में। ओह रुको, मैं इनसे बात करती हूँ, इनको कहाँ जाना है हम छोड़ देते हैं। सुनिए यामी, यामी आपको कहाँ जाना है? मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। माया, यामी को यहाँ अकेले छोड़कर जाना सही नहीं है, साथ ले चलते हैं, सुबह होश आएगा तो अपने घर चली जाएगी। इतना कहकर सुधीर यामी को बाहों में उठाकर कार में पीछे की सीट पर लेटा देता है और उसे अपने घर ले आता है, जहां वो उसे गेस्ट रूम में सुला देता है। सुबह जैसे ही यामी की आंखें खुलती है तो वो अपने चारों तरफ देखकर कहती है, ओए मैं कहाँ आ गई? ये किसका घर है? मेरा घर तो नहीं है, मैं किसके घर में हूँ? मेरी वोडका कहाँ गई? कंगना कहाँ गई? मैं यहाँ क्यों हूँ? यामी ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सुधीर और माया आते हैं और सुधीर कहता है, कैसी हो यामी, अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सुधीर तुम हो ना? ओ यस, तुम ही हो। कैसी हो तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर, कॉलेज छोड़कर? यामी, मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरी वाइफ है माया। कल तुम हमें नशे की हालत में बेहोश सड़क पर मिली तो हम दोनों तुम्हें यहाँ ले आए। ओह सॉरी, वो मैं ज्यादा ही खुशी खुशी में आ गई थी। सॉरी माया, वो कल रात मैंने वोडका ज्यादा पी ली थी तो बस काम हो गया। जब संभलती नहीं है तो पीती क्यों है? मैं कह रही थी नाश्ता रेडी है, फ्रेश होकर आ जाओ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। इतना कहकर माया सुधीर को लेकर वहाँ से चली जाती है। नाश्ता करने के बाद सुधीर यामी को अपने साथ ले जाता है और उसे उसके घर ड्रॉप करके ऑफिस चला जाता है। यामी अपने कमरे में जाती है और टेबल पर रखी वोडका की बोतल उठाकर पीने लगती है और पीते हुए कहती है, हाय मेरी जिंदगी, जिसकी यादों से निकलने के लिए मैंने वोडका पीना शुरू किया, वो मिला भी तो ऐसे कि वो किसी और का हो गया। ना 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 ना, जिसका मैंने इतना वेट किया उसे अब मैं खो नहीं सकती। मैं माया की वोडका पीने वाली सौतन बनूंगी। इतना कहकर यामी बची हुई सारी वोडका गटक जाती है। और एक शाम जब माया और सुधीर घर पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तभी यामी हाथों में फूल लिए टेढ़े मेढ़ी चलती उनके घर आती है और कहती है, सॉरी, मैं बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ। माया, ये फूल तुम्हारे लिए। फूल तो ठीक है, पर इसमें से इतनी गंदी महक क्यों आ रही है? वो मुझे वोडका बहुत पसंद है ना,
तो मैंने फूलों पे भी स्प्रे गिर दिया। पता नहीं है वोडका पीने वाली मेरे पति की दोस्त क्यों है। शर्म नहीं आती इसे एक लड़की होकर पीते हुए। अरे कुछ खिला पिला तो दो। लाती हूँ, बैठो तुम अपने दोस्त के साथ। इतना कहकर माया रसोई में जाती है और यामी मुस्कुराती हुई सुधीर की तरफ देखने लगती है। तभी सुधीर बोलता है, अरे यामी बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सुधीर की बात सुनकर जैसे ही यामी बैठने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और सुधीर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी यामी कहती है, हाउ रोमांटिक, कितना प्यारा मोमेंट है। मन कर रहा है ऐसे ही तुम्हारी बाहों में रहूं। तुम्हारा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। ना जाने तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। लौट आओ सुधीर, कम बैक, आई रियली। इतना कहते ही नशे में चूर यामी सुधीर की बाहों में बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ माया आकर कहती है, ये सब क्या है सुधीर? शर्म नहीं आती बीवी के होते हुए भी पराई औरत को बाहों में भरते हुए? नहीं माया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है सच में। ये तो खुद ही बेहोश हो गई। पटको इस पियक्कड़ को नीचे। अरे माया, चोट लग जाएगी। बड़ा तरस आ रहा है, अब सब समझ रही हूँ मैं। इसे तुम मेरी वोडका पीने वाली सौतन बनाना चाहते हो ना? माया ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। माया बिना कुछ कहे सुने वहाँ से पैर धमकाती हुई चली जाती है और बेचारा सुधीर नशे में धुत यामी को संभालता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। यामी कभी पीकर तो कभी बिना पिए सुधीर के घर आती जाती रहती और उसके करीब आने की कोशिश करती। ऐसे ही एक शाम जब घर पर सुधीर अकेला था, तभी हाथों में वोडका की बोतल लिए यामी सुधीर के घर आती है, जिस पर सुधीर कहता है, यामी तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? देखो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। किसी टाइम पर हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर अब वैसा नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपना रास्ता अलग करो मेरी जिंदगी से। जानती हूँ तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। तुम्हारी शादी भी हो गई है, पर मैं अपने दिल का क्या करूँ? ये अब भी तुमसे प्यार करता है, शायद बस इसीलिए कि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाई। तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ ना। नहीं, पर मैं माया को हर्ट नहीं कर सकती। माया बहुत अच्छी है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं तुम दोनों को अलग करके माया के वोडका पीने वाली सौतन नहीं बन सकते। इतना कहकर यामी हाथों में पकड़ी हुई वोडका की बोतल का ढक्कन खोलती है और पूरी बोतल गटक जाती है। तभी सुधीर कहता है, वोडका पीना छोड़ दो यामी। नहीं छोड़ सकती। कोशिश तो करो। तेरे बाप की पीती हूँ, यहाँ पे देवदास चल रही है। अरे मैं तुम्हें और माया को दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। नहीं बनना मुझे सौतन। इतना बोलकर यामी फिर से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ माया आकर कहती है, सुधीर मैंने सब सुन लिया जो भी तुमने और यामी ने कहा, और मुझे यामी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी ये वोडका पीने वाली सौतन जैसी भी है, दिल की बुरी नहीं है। इसे रूम में ले चलो क्योंकि इसका तो काम हो गया। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। संध्या की शादी उसके प्रेमी रमन से होने वाली थी। शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी और संध्या का साथ देने उसके घर आई थी उसकी दोस्त रिंकी, जो कि उसके बचपन की साथी थी। रिंकी को देखकर संध्या बहुत खुश हुई थी और उसके आते ही उसे गले लगाकर बोलती है, तो मैडम शादी के एक हफ्ते पहले आ रही हैं, जबकि मैंने तुझे महीना भर पहले आने को बोला था। यार तुझे तो पता है मेरा काम। अब तेरी दोस्त फैशन डिजाइनर है, बहुत काम होता है उसके पास। खैर ये छोड़, मैं तेरा डिजाइनर लहंगा ले आई हूँ। देखियो शादी में तू सबसे खूबसूरत लगेगी और रमन तुझे देखते ही रह जाएंगे। अब मेरी शादी होने वाली है तो तू अब रमन नहीं बल्कि जीजू बोलने की आदत डाल ले। संध्या और रिंकी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रमन आता है और रिंकी को देखकर बोलता है, लो जी, आ गई मेरी साली साहिबा। वैसे रिंकी जल्दी नहीं आ गई तुम? अरे तुम्हें तो संध्या के साथ महीने भर पहले से रहना चाहिए था। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मिस्टर रमन, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तो मेरी ड्रेसेस अच्छी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मिस फैशन डिजाइनर, मेरे लिए कुछ डिजाइन किया या नहीं? तुमको भूल जाऊं ऐसा थोड़ी होगा। अब के समय की सबसे ट्रेंडी शेरवानी मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की है। रुको अभी दिखाती हूँ। रिंकी रमन को उसकी शेरवानी दिखाती है और दोनों आपस में बातें करने में इतना खो जाते हैं कि उनको संध्या का ख्याल ही नहीं रहता, जिसकी वजह से खुद संध्या उनकी बातों को बीच में टोक कर बोलती है, कोई मुझे भी देख लो, आपस में ही लगे हुए हो। ओह सॉरी बेबी, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
क्या करूँ, ये रिंकी ना अपनी बातों के आगे सब कुछ भुला देती है। सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मुझे भूले तो तुम्हारी खैर नहीं है। ओहो, अभी से धमकी। सही है, काबू में रख अपने होने वाले पति को, कहीं हाथ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही वहाँ संध्या की माँ अमृता आती है और वो रमन और रिंकी को देखकर बोलती है, अरे रिंकी बेटी, तुम आ गई, और दामाद जी आप कब आए? बस माँ अभी आया। वैसे क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे बेटा, वो संध्या की हल्दी और मेहंदी का लहंगा सिलने वाला दर्जी अपने गांव जा रहा है, तो उसने फोन कर कहा कि आधे घंटे में ही ले आओ, वरना मैं चला जाऊंगा तो फिर 2 हफ्ते बाद आऊंगा। अब बता, इस समय मैं किसको भेजूं? इतनी सी बात माँ, रुको मैं लेकर आता हूँ। रिंकी तुम भी चलो साथ। लहंगे में कोई दिक्कत हुई तो उसी समय उसको झाड़ना, आखिर तुम्हारा सिलाई सीखना ही कहीं तो काम आए। वो फैशन डिजाइनिंग है, सिलाई नहीं। खैर चलो, आप चिंता मत करो आंटी, हम लेकर आते हैं। रिंकी और रमन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों हंसते खिलखिलाते हुए लहंगे लेकर आते हैं। उनको आपस में ऐसे हंसते देखकर संध्या का मुंह सा बन जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और हल्दी व मेहंदी के फंक्शन में भी रमन अपने ससुराल आता रहता है। ये देखकर मेहंदी वाले दिन संध्या रमन से बोलती है, रमन रोज यहाँ क्यों आ रहे हो? पता है ना, शादी वाले घर से लड़के को निकलना नहीं चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानता इसको। क्यों रिंकी? हाँ सही कहा। वैसे ये मेहंदी कैसी लग रही है मेरे हाथ पर रमन? खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रमन को रिंकी की तारीफ करता देखकर संध्या के तन बदन में आग लग जाती है और वो जानकर रिंकी की मेहंदी खराब करके बोलती है, ओ सॉरी यार, मैंने तो देखा ही नहीं, माफ कर दे, तेरी तो सारी मेहंदी खराब हो गई। सॉरी यार। अरे संध्या, ये क्या किया, बेचारी की मेहंदी खराब कर दी। थोड़ा देखकर करा करो ना। जानकर तो नहीं की ना, गलती से हुई है। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तुम लड़ो मत, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं इस मेहंदी को धोकर आती हूँ। रिंकी अपनी मेहंदी साफ करने वॉशरूम की तरफ जाती है तो वहीं रमन भी फोन का बहाना करके उसकी तरफ जाता है और वॉशरूम जाती रिंकी को रोक कर बोलता है, रिंकी रुको। सॉरी यार, संध्या की वजह से तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई। इट्स ओके रमन, मुझे मेहंदी खराब होने का दुख नहीं है, लेकिन उस जगह मैंने तुम्हारा नाम लिखा था छुपाकर, वो भी खराब हो गया। डोंट वरी जान, मेरा नाम तुम्हारे दिल पर है और तुम्हारा मेरे दिल पर। और क्या चाहिए पता है, मैं कभी कभी कोसता हूँ खुद को कि मैंने संध्या को प्रपोज क्यों किया था कॉलेज में। अगर तुम मुझे पहले मिलती तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। अब मेरे घर वालों को सबको संध्या के बारे में पता था, इसीलिए मुझे अब उससे शादी करनी पड़ रही है। जानती हूँ रमन, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम संध्या का दिल तोड़ो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रिंकी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ संध्या तालियां बजाते हुए आती है और उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मेरी ही सहेली मेरी सौतन बनी बैठी है और मुझे पता भी नहीं था। छी रिंकी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। संध्या, रिंकी को कुछ मत कहो, ये सब सिर्फ उसकी मर्जी नहीं मेरी भी थी। मैं तुम्हारा होते हुए भी उसके साथ रिश्ते में था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो शादी तोड़ दो, मैं तो वैसे भी रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं संध्या, शादी मत तोड़ो। देखो दोनों परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। तुम कहोगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा रिंकी। मेरे से दूर जाने की सोचना भी मत, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। संध्या ये सब सुनकर सदमे में चली जाती है और रोते हुए अपने कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाती है, जहाँ वो खुद से बोलती है, मैं रमन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो रिंकी के बिना नहीं रह सकते। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, अब मुझे अपने साथ अपनी सौतन को दहेज में ले जाना पड़ेगा। दुनिया के सामने तो कम से कम मैं ही रमन की पत्नी होंगी, घर के अंदर भले ही इस रिश्ते की सच्चाई कुछ और होगी। संध्या के कमरे के दरवाजे पर खड़े रमन और रिंकी उसको बाहर आने को बोलते हैं। इतने में वहाँ अमृता आ जाती है और ऐसे दोनों को संध्या का दरवाजा बजाते देखकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों, ऐसे दरवाजा क्यों बजा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? संध्या अंदर है क्या? कुछ नहीं आंटी, वो संध्या की पसंदीदा मेहंदी नहीं लगी तो वो गुस्से में अंदर चली गई। ये लड़की भी ना। इतने में ही संध्या कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं रिंकी को अपने ससुराल साथ ले जाना चाहती हूँ। पागल है क्या तू? ये क्या कह रही है? रिंकी तेरी दहेज है क्या जो तेरे साथ जाएगी? मुझे नहीं पता, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी। रिंकी तुम बोलो, तैयार हो इसके लिए? संध्या पागल हो गई हो तुम? अरे ठीक है संध्या, तुम्हें सचाती हो तो ऐसा ही होगा। बस रिंकी हमारे साथ चलेगी। माँ आप नीचे चलो, हम अभी आते हैं। संध्या को रिंकी से बहुत लगाव है, तो कोई नहीं, हम रिंकी को ले जाएंगे अपने साथ। रमन की बात मानकर अमृता तो नीचे चली जाती है, जिसके बाद संध्या रमन से बोलती है,
रमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी सौतन को अपने साथ दहेज में लेकर आऊंगी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम एक पत्नी होने के हक जिंदगी भर मुझे ही दोगे। मैं तुम्हारी बीवी रहूंगी, ये नहीं। अगर रिंकी मेरी आंखों के सामने मेरे साथ रहेगी तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस रिंकी से दूर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो रमन? लोगों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे? मैं कोई सामान नहीं हूँ जो दहेज में साथ चलूं। ये सब तो तुमको तब सोचना चाहिए था ना, जब मेरे रमन की जिंदगी में होते हुए भी तुम उससे मिलती रही, उससे प्यार कर बैठी। इसलिए अब मुझे रमन चाहिए और रमन को तुम। तो तुम्हें चलना ही होगा मेरे साथ, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से रमन मुझसे दूर हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इतना बोलकर संध्या मेहमानों के बीच चली जाती है और परेशान रिंकी को रमन समझाते हुए बोलता है। देखो रिंकी, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं संध्या के साथ भी गलत नहीं कर सकता, इसीलिए हम तीनों के लिए यही सही रहेगा। बाकी अपने परिवार को मैं संभाल लूंगा। अब चलो बाहर। इतना बोलकर रमन भी वहाँ से चला जाता है और रिंकी पर कोई रास्ता नहीं होता संध्या की बात मानने के सिवा, क्योंकि वो रमन से प्यार करने से पहले ही 2 जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी। इसीलिए 2 दिन के अंदर रमन और संध्या की शादी धूमधाम से होती है। साथ ही संध्या के ससुराल में उसके साथ उसके दहेज में सामान के साथ आती है उसकी सौतन, जिसे अब जिंदगी भर उसे झेलना था। रूबी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई थी, लेकिन उसकी सास नहीं थी। फिर भी वो अपने संस्कारों और समझदारी से कुछ ही समय में पूरे घर को संभाल लेती है। लेकिन जहाँ एक तरफ रूबी संस्कारी और समझदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद शाइना अत्याचारी और बदतमीज थी। ऐसे ही एक सुबह रूबी किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी उसकी ननद शाइना वहाँ आकर कहती है, भाभी, नाश्ता बनाने के बाद कुछ अच्छी सी डिशेस जैसे समोसे, कचौड़ियाँ और कुछ स्नैक्स बना लेना। मेरे कुछ फ्रेंड्स पार्टी के लिए घर आ रहे हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं शाइना, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, अच्छी बात है। आज मुझे भी थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम बिताने को मिलेगा। ओह हेलो भाभी, मैं और आपके साथ टाइम स्पेंड, रियली आपको ये लगता है? इसमें मैंने क्या गलत बोला शाइना? कुछ नहीं भाभी, शायद आपने सुना नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं घर में पार्टी करूंगी, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें आपकी क्या जरूरत? हाँ, वैसे एक चीज में आपकी जरूरत है, हमें ड्रिंक्स और स्नैक्स कौन देगा? इन सब का नाम सुना है ना भाभी? शाइना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भाभी, आप जिस मिडिल क्लास फैमिली से आई है ना, वहाँ तो इसका नाम लेना भी पाप समझा जाता होगा। बट छोड़िए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं सब तैयार कर लूंगी। वो तो आप कर ही लोगी, और काम क्या है आपके पास? शाइना इतना कहकर वहाँ से चली जाती और रूबी भी खाना बनाने में लग जाती है। सारा काम करने के बाद वो जैसे ही थककर सोफे पर बैठती है, तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी ननद के कुछ फ्रेंड्स खड़े होते हैं, जिन्हें वो अंदर बुला कर कहती है, आप लोग बैठिए, मैं अभी शाइना को बुला कर लाती हूँ। भाभी जी, बुलाना क्या है, वो तो खुद ही आ जाएगी। और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और शाइना ने बुलाया भी तो हम आ गए। बुलाने की जरूरत क्या है, आप ही का घर है, जब आपका दिल करे आ जाइएगा। आप कितने स्वीट हो भाभी, काश शाइना की जगह मैं आपकी ननद होती, हमेशा आपके साथ रह पाती। वो कितनी किस्मत वाली है। आपका जब दिल करे आप आ जाया करो। रूबी शाइना के दोस्तों से बातें कर ही रही थी कि तभी शाइना वहाँ आती है और अपनी भाभी को अपने दोस्त से बातें करते हुए देखकर कहती है, लगता है भाभी ये पार्टी मैंने आपके लिए ही रखी है शायद। ऐसा क्यों बोल रही हो शाइना? क्योंकि भाभी अब अपना सारा काम छोड़कर मेरे दोस्तों के साथ बैठी हुई हैं। अभी तक ना उनके पास कोई ड्रिंक आई है, ना खाने के लिए स्नैक्स। आप ऐसे मैनेज करेंगी सब? ऐसी बात नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। रूबी इतना कहकर सबके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लेने किचन में चली जाती है। तभी शाइना की दोस्त प्रीति कहती है, शाइना, तेरा ये बिहेवियर अपनी भाभी के लिए ठीक नहीं है। तू हमेशा एक अत्याचारी ननद बन के घूमती रहती है, जो बेचारी अपनी सीधी सादी भाभी पर अत्याचार करती रहती है। हो गया तेरा, या और कुछ बोलना है? मैंने तो सच बोला, अब तुझे बुरा लगा हो तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे इन फालतू चीजों का बुरा नहीं लगता और इनका स्टैंडर्ड नहीं है मुझसे कुछ अच्छा सुनने का। स्टैंडर्ड तो तेरा मैच नहीं करता, जो कोई तुझसे बात करे। प्रीति मन में शाइना को सुना ही रही थी कि तभी उसकी भाभी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, कचौरियाँ और बहुत कुछ बना कर लेकर आती है।
सभी लोगों को खाने की सारी चीजें बहुत पसंद आती है और जब तक वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही शाइना एक बाइट समोसा खाकर फेंक देती है और कहती है, भाभी ये क्या है? आपने ये क्या बनाया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा तो है यार। तू अपना मुंह बंद कर। भाभी आपको पहले ही बोला था, फिर भी आपने पूरी पार्टी ही खराब कर दी। सच में शाइना बहुत ज्यादा खराब बना है क्या? मुझे नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, आपको क्या तकलीफ दूं? तकलीफ कैसी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रूबी इतना कहकर दोबारा किचन में जाकर सबके लिए फिर से खाना बनाना शुरू करती है। कुछ समय बाद शाइना वहाँ आकर कहती है, रहने दो भाभी, आपसे नहीं होगा और अब आपके बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। बहुत देर हो गई है। नहीं शाइना, बस 10 मिनट में अभी आती हूँ। रहने दो भाभी, अब हम बाहर जाकर ही पार्टी कर लेंगे। आप रखो अपना खाना अपने पास। शाइना सुन तो। शाइना इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है और रूबी उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद शाम को जब उसका पति दीपक ऑफिस से घर आता है तो उसे अकेले बैठे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? कुछ नहीं, आज शाइना ने घर में छोटी सी पार्टी रखी थी और मैं भी अच्छे से संभाल नहीं पाई, सब खराब कर दिया। किसी को मेरा बनाया खाना भी पसंद नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ बनाओ और लोगों को पसंद ना आए। किसी ने कहा तुमसे कि अच्छा नहीं बनाए, सिवाय तुम्हारी प्यारी ननद के? नहीं, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि उसको आदत है सास बनने की। वो एक सास की तरह तुम पर अत्याचार करती रहती है। इत्तेफाक से वो तुम्हारी ननद है, ननद नहीं अत्याचारी ननद। क्या अभी बस करिए, अभी वो बच्ची है, बस और कुछ नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। जितनी अच्छी तरह से तुम उसे समझती हो ना, काश वो भी तुम्हें समझ पाती। सारी गलती मेरी है। माँ के जाने के बाद मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसलिए वो तुमसे बदतमीजी से बात करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। ओके, तुम खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। कुछ समय बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खा के अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन शाइना के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। वो हमेशा कुछ न कुछ करके अपनी भाभी पर अत्याचार करती रहती। सब कुछ जानते हुए भी उसकी भाभी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय शाइना रूबी के कमरे में आती है और उसे आराम करता हुआ देखकर कहती है, भाभी आप यहाँ आराम कर रही हैं और मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है साफ पहनने के लिए। ऐसी बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही थी। इसलिए कहती हूँ भाभी, ज्यादा आराम मत किया करो। ज्यादा आराम करने से भी इंसान बीमार पड़ जाता है। कोई बात नहीं, तुम मुझे कपड़े ला कर दो, मैं अभी धो देती हूँ, शाम तक सूख जाएंगे। वैसे भी गर्मी का मौसम है। अच्छी बात है, धुल जाए तो आप रुकिए, मैं खुद ही ला कर देती हूँ कपड़े। शाइना इतना कहकर कमरे में जाती है और अपनी अलमारी के सारे कपड़ों को जमीन पर जानकर गंदा करके अपनी भाभी रूबी के पास ले जाती है और उसे देते हुए कहती है, भाभी ये सारे कपड़े आज ही धो देना, बहुत गंदे हो गए हैं। शाइना मैं तो रोज कपड़े धोती हूँ, इतने सारे गंदे कपड़े तुम कहाँ से लाए हो? मैंने सोचा एक आध होंगे। भाभी वो क्या है ना, हम आपकी तरह छोटे घर के नहीं हैं, जो एक जोड़ी में महीनों निकाल ले। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें चिढ़ने की जरूरत पड़े। कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। रूबी इतना कहकर जैसे ही छत पर सारे कपड़े धुलने के लिए लेकर जाती है, तभी शाइना जानबूझकर मेन स्विच निकाल देती है ताकि रूबी को सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। कुछ समय बाद जब शाइना छत पर जाती है तो देखती है कि सारे कपड़े धुल चुके हैं, जिस पर वो चिढ़कर अपनी भाभी के पास आकर कहती है, आपने कपड़े धोए भी हैं या सिर्फ पानी में निकाले हैं? आपने इतनी जल्दी सारे कपड़े कैसे धो लिए? वॉशिंग मशीन से। और किससे धोना था? लाइट मैंने खुद कट करी थी, तो वॉशिंग मशीन कैसे चल गई? क्या सोचने लगी शाइना, यही कि वॉशिंग मशीन कैसे चल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि लाइट पूरे मोहल्ले की एक साथ जाती है और सिर्फ मेरे ही घर की लाइट कट हुई तो मैंने चेक किया और स्विच वापस लगा दिया जो तुमने निकाल दिया था। तुमने आज तक जो भी किया मुझे सब पता है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे संस्कार हैं कि हम किसी को गलत बोले या परेशान करे, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मैं तो बस तुम्हारी लाइफ में एक माँ की कमी पूरी करना चाहती थी, इसलिए आज तक तुम्हारे अत्याचारों को, गलत बात को बर्दाश्त किया। अपनी भाभी की सारी बातें सुनने के बाद शाइना को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो रूबी से अपनी सारी हरकतों के लिए माफी मांगती है और उसके साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगती है। पीहू दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जो कि एक नान लवर थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त तान्या के साथ एक शादी में आई थी। दोनों खाना खाने जाती हैं कि पीहू को फूड सेक्शन में नान दिख जाता है और वो उसे देखकर बोलती है, तान्या, एक प्लेट में ना ढेर सारे नान, शाही पनीर और दाल मखनी रख के ले आ। ये तू पागल है क्या? अच्छा लगता है कि शादी में भैंस की तरह ठूसना और प्लेट भी फुल करके लाना? यार, तुझे पता है ना कि मुझे नान खाना कितना पसंद है। जब ये सामने हो ना तो मुझे और कुछ नहीं नजर आता। जानती हूँ, हमेशा का देखा है तेरा। किसी भी पार्टी में जाएगी तो सबसे पहले फूड सेक्शन में अपने नान देख कर आएगी। इतना कहने के बाद दोनों फूड सेक्शन से खाना प्लेट में रखती है और पीहू तो बहुत सारे नान रख लेती है, जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और 2-4 लोग पीहू को घूर घूर कर देखते हैं कि तभी तान्या बोलती है, ओए पीहू, ऐसा कर तू उस वाली टेबल पर बैठकर खा। यहाँ तुझे लोग देख रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है। तू पागल है क्या? अपने दोस्त के साथ बैठने में तुझे शर्म आ रही है? अच्छा ठीक है, अपना इमोशनल ड्रामा चालू मत कर, खा ले मेरे पास बैठकर। मेरा खाना खत्म हो गया। देख, मेरी प्लेट में एक भी नान नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। तू खाएगी? नहीं बहन, तू खा ले, मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर पीहू फूड सेक्शन में जाती है, जहाँ वो स्टाफ से बोलती है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन नान ही है? नो मैम, आगे वाले काउंटर पर 2 नान और हैं, बटर नान, आलू नान। इस तरह पीहू आगे के काउंटर पर जाकर वो दोनों तरह की 4-5 नान रखती है और खाती है, जिन्हें खाने के बाद पीहू बोलती है, घर चले क्या? मेरा पेट हाउसफुल हो गया। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन उसकी माँ हेमा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है और उसे बोलती है, बेटा जरा अपनी आंखें खोल, देख मैंने तेरे लिए करेले की सब्जी बनाई है। माँ, आपको पता है ना मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप मुझे करेले का सरप्राइज दे रही है। हाँ, पर एक बार करेले खाकर तो देख कैसे बनाए हैं मैंने। चल पट्टी उतार। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो पट्टी हटाती है और देखती है कि उसकी आंखों के आगे पूरे डाइनिंग टेबल पर नान ही नान है, वो भी अलग अलग तरह के। ये देखकर पीहू की जीभ लपलपा जाती है और वो बोलती है, इतने सारे नान? माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया? और एक नहीं, पूरे 4-5 तरीके के नान बनाए हैं तेरे लिए। ये देख, आलू नान, चिली गार्लिक नान, तंदूरी नान, पनीर नान, बटर नान। खाकर देख इन सबको और बता मुझे कैसे बने हैं। ठीक है माँ, पर आप भी खाओ मेरे साथ। इतना कहकर पीहू हेमा के साथ खाना खाती है और एक एक करके सारे नान खा लेती है, जिसके बाद खुशी से हेमा को गले लगाकर वो बोलती है, थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच्ची। इतने सारे नान आपने मेरे लिए बनाए। हाय, तेरे लिए नहीं करूँगी ये सब तो किसके लिए करूँगी भला? तुझे पसंद तो आया ना? पहली बार फोन से देखकर बनाया है। माँ, बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, अब से हर संडे बनाना। ठीक है मेरी लाडो। माँ, और खाने का मन कर रहा है, एक नान और ले लूं? पीहू जैसे ही वो नान उठा के खाती है तो उसकी उंगली दांतों के नीचे आ जाती है और वो जोर से चीखती हुई बेड से जग जाती है और बोलती है, मर गई। हाय, सारे नान कहाँ चले गए? मैं अपने रूम में कैसे आई? माँ कहाँ चली गई? हे भगवान, मैं फिर से सपना देख रही थी। ये कहकर वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने मेरे लिए बहुत सारे नान बनाए थे ना, कहाँ है वो? बहुत सारे नान तेरे लिए? क्यों, आज ऐसा क्या है? तेरा कोई जन्मदिन तो नहीं है? लगता है मैं सच में सपना देख रही थी। काश वो सारे नान मैं सच में खा पाती। खैर कोई नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। पीहू के 2 फ्रेंड्स उसे अपने साथ उदयपुर घुमाने ले जाते हैं, जहां वो उनके साथ बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, सिटी पैलेस आदि घूमती है। तीनों बहुत घूमते हैं
और फिर वो स्टे करने के लिए द गोल्डन होटल जाते हैं। वहां जाकर वो ठहरते हैं और रेस्ट करते हैं। अगले दिन वो उस होटल में घूमते हैं और एंजॉय करते हुए पीहू बोलती है, वाह यार, कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ होटल से लेक कितना प्यारा लग रहा है। हाँ यार, ये तो मस्त होटल है। चल आज बोटिंग करेंगे इसी लेक में। इतना कहकर वो तीनों उस लेक में बोटिंग करने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। इसके बाद वो एक स्ट्रीट मैजिक शो देखते हैं। फिर कुछ खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जिसका नाम द नान शॉप होता है। उसे देखकर पीहू बोलती है, वाह यार, इस वाले होटल पर तो सिर्फ नान की ही वैरायटियां है। मेरे तो पड़ते ही मुंह में पानी आ गया। चलो आज लंच यही करते हैं, देखते हैं उदयपुर में नान कैसे मिलते हैं। पीहू उस शॉप के अंदर जाती है। अंकल जी, यहाँ पर नान की कितनी वैरायटीज है? बेटा कम से कम 15 तरह के नान हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम बताता हूँ। पनीर नान, गार्लिक नान, तंदूरी नान, आलू प्याज नान, मसाला नान, चीज नान, अमृतसरी चूर चूर नान और सबसे स्पेशल पिज्जा नान। आप बताओ क्या खाओगी? अंकल जी, जितने आपने नाम बताए हैं ना, सारे के सारे ले आओ। पीहू अपने दोस्तों के साथ जाकर अंदर बैठती है। कुछ देर बाद ही सारे नान टेबल पर लगा दिए जाते हैं और तीनों मिलकर खाने लगते हैं। उसके दोनों दोस्त तो सब में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन पीहू सारे नान खा जाती है, जिसे खाने के बाद तीनों होटल वापस लौटते हैं। तभी अचानक से पीहू के पेट में दर्द होने लगता है। जहाँ एक तरफ उसके दोस्त बातों में लगे होते हैं, तो वहीं पीहू दर्द से गिर जाती है कि तभी वीर नाम का एक लड़का आता है और उसे संभाल लेता है। जिसके बाद वीर पीहू के दोस्तों से बोलता है, आपको खबर भी है कि आपकी दोस्त बेहोश हो चुकी है और आप अपनी बातों में ही लगे हैं। बताइए इनका रूम कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ और आप डॉक्टर को फोन कीजिए। वीर पीहू को उसके रूम में लिटा देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके बताती है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण बेहोश हो चुकी थी। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया था क्या? जी आज इसने बाहर का काफी खाया है, वो भी नान, इसीलिए तो इनकी ये हालत है। खैर जल्दी आप इनके कुछ टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर मेडिसिन देकर चली जाती है और उसके दोस्त मिलकर उसका ख्याल रखते हैं, जिसके बाद वो उसे टाइम से दवा देते हैं। पीहू के दोनों दोस्तों को किसी काम से बाहर जाना था, तो वो पीहू को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं और वो अपने रूम में बोर हो रही होती है। तभी वीर उससे उसकी तबीयत पूछने आता है। तभी पीहू बोलती है, पहले से ठीक हूँ। आपका नाम, आप ही कल मुझे यहाँ लाए थे ना? जी मैं ही लाया था, मेरा नाम वीर है और आपका शायद पीहू। जी। आपके दोस्त कहाँ गए? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, आप बाहर का कम खाया करो और नान तो बिल्कुल मत खाना, हेल्दी नहीं होती, आपको इसलिए नुकसान कर गई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीहू को फिर से पेट में तेज के दर्द उठता है, जिसके बाद वीर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करके कुछ टेस्ट लिख देती है और उसे पढ़कर वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपकी वाइफ के पेट में स्वेलिंग हो गई है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द होते रहेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सही से इलाज कराया तो ये ठीक हो जाएंगी। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये बेटर फील करेंगी। थैंक यू डॉक्टर, बट ये मेरी दोस्त है, वाइफ नहीं। वीर पीहू का बहुत ख्याल रखता है और पीहू की तबीयत में सुधार आने पर उसे वापस होटल ले आता है। तभी पीहू के दोस्तों का कॉल आता है कि उन्हें आने में और टाइम लगेगा, जिस वजह से पीहू और वीर और ज्यादा समय साथ बिताते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। जैसे ही पीहू अपने शहर वापस आती है, तो वीर भी उसके शहर आके उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग लेता है, जिसके बाद दोनों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। अंश और सूरज बचपन के दोस्त थे। वैसे तो उन्होंने दुनिया भर की हर खूबसूरत जगह को देखा था, लेकिन अगर कुछ नहीं देखा था तो बस आगरा का ताजमहल।
एक दिन अंश सूरज के घर का दरवाजा बजाता है, जिसके कई देर बाद में सूरज दरवाजा खोलता है और वो अंश को देखकर उसे बोलता है, यार आज तो छुट्टी है, सोने दे। क्या सुबह सुबह तंग कर रहा है? यार कितना सोएगा, कुंभकर्ण की औलाद है क्या? सोऊं ना तो क्या करूं, तू बता। यार ऑफिस की ना 2 दिन की छुट्टी है, चलना यार कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे यार? क्लब जाएंगे, टाइम पास करेंगे, और अगर ये नहीं तो टीवी पर कोई मैच आ रहा होगा वो देख लेंगे। कितना बोरिंग हो गया है यार तू, अपनी उम्र से भी ज्यादा। चल एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ आज तक नहीं गए हम। कहीं तो उस जगह की तो नहीं बोल रहा जो मैं सोच रहा हूँ? वही जो तू सोच रहा है, आगरा का ताजमहल। अब करी ना तूने मेरे दोस्त वाली बात, बता कब चलें? अरे सोचना क्या है, तू सामान पैक कर, हम आज रात को निकल जाएंगे। चल जल्दी कर। सूरज और अंश दोनों अपना सामान पैक करते हैं, जिसके बाद वो रात की बस लेकर आगरा के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में अंश सूरज से बोलता है, यार सूरज तुझे पता है आगरा के पेठे कितने मशहूर है यार, तूने कभी खाए भी हैं? यार मैं आगरा पहली बार जा रहा हूँ, तो पेठे क्या खाऊंगा? अरे भाई कभी किसी रिश्तेदार ने तो गलती से खिलाए होंगे तुझको। अरे कैसी बात कर रहा है? अगर ऐसा होता तो मैं तुझे बता देता। मैंने नहीं खाए कभी यार, कभी भी नहीं। दोनों बातें करते करते आगरा पहुंचते हैं और एक होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं, जिसके बाद में अगली सुबह सूरज अंश को जगाते हुए बोलता है, उठ यार, ताजमहल देखने नहीं जाना क्या? वैसे तो तूने यहाँ आने तक मेरी जान खा ली थी। चले जाएंगे ना यार, थोड़ा और सोने दे, अभी बहुत नींद आ रही है। नहीं, जरा नहीं, चल उठ, हम यहाँ घूमने आए हैं, सोने नहीं। सूरज अंश को खूब जगाता है, लेकिन अंश टस से मस भी नहीं होता, जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, एक काम कर, तू ना मार्केट घूम के आ और मेरे लिए भी आगरा के पेठे ले आइयो, फिर शाम को ताजमहल देखने चलेंगे। रात को तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा यार वो। अच्छा, और तू इतने क्या करेगा? मैं तो सो रहा हूँ, जरा आगरा की नींद भी लेके देखूं कितनी प्यारी आती है। पता नहीं मैं तुझे अपने साथ लाया ही क्यों। इतना कहकर सूरज अपना वॉलेट लेकर मार्केट घूमने चला जाता है और बोलता है, यार आगरा के पेठे तो मुझे भी खाने हैं, पर कहाँ से लूं? तभी उसकी नजर एक खूबसूरत हाथ पर जाती है, जो चूड़ियों से भरा था, और उसके कानों में एक सुरीली आवाज सुनाई देती है, पेठे ले लो पेठे, आगरा के मशहूर पेठे, जो एक बार खाए वो 1000 बार आए। सूरज उस आवाज को सुनकर बेसुध उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पेठे बेचने वाली संध्या सूरज से बोलती है, आओ साहब आओ, बताओ कितने किलो पेठा पैक करूं? सूरज संध्या को देखकर कुछ नहीं बोलता, बस उसे घूरता रहता है, जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे साहब बताओ ना कितना चाहिए, फालतू में टाइम खराब मत करो। जी मुझे 5 किलो पेठा पैक कर दो। संध्या सूरज के लिए 5 किलो पेठे पैक कर देती है, जिसके बाद सूरज उसे लेकर होटल आता है। संध्या की याद में वो 5 में से 2 किलो पेठे तो रास्ते में ही खा लेता है, और उसे देखकर अंश बोलता है, अरे भाई कहाँ था, इतनी लेट क्यों आ रहा है? तुझे घूमने भेजा था, वहाँ बसने नहीं भेजा। भाई तेरे लिए पेठे लेने गया था, पूरे 5 किलो लेकर आया हूँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है भाई, ये ज्यादा से ज्यादा भी 2 किलो भी नहीं लग रहा मेरे को तो। हाँ तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, यही 1-2 किलो। अब ये आगरा के पेठे हैं, इतने टेस्टी लग रहे थे, मुझसे रहा ही नहीं गया। शाम होने पर अंश और सूरज मिलकर ताजमहल देखने जाते हैं, जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, यार ये ताज कितना सुंदर है, जैसे इसे चांदी से धोया हो। सुंदर तो है, पर इसका नाम पता चल जाता ना तो दिल को चैन आ जाता। नाम? अरे भाई ताजमहल तो नाम है इसका, इसमें क्या सोचना। अरे रुक, कोई भूत तो नीचे पड़ गया तुझको? भूत नहीं, भूतनी यार। सूरज अंश को सारी बात समझाता है, जिसके बाद अंश बोलता है, यार तू सब तो जानता है, फिर भी। जानता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसका नाम जानना चाहता हूँ, बस। अच्छा ठीक है, ये गंदा सा मुंह मत बनाया कर मेरे आगे। अब तू देखियो मैं कैसे उसका नाम पता करता हूँ। सूरज अंश को उसी दुकान पर लेकर जाता है जहाँ संध्या काम करती है, जिसके बाद अंश संध्या के पास जाता है और उसे बोलता है, बहन जी जरा 5 किलो पेठे तो दे देना। पर आज सुबह ही तो 5 किलो पेठा लेकर गए थे। तो क्या 10 किलो पेठे खरीदना गलत है?
हाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, आपकी मर्जी है, 10 किलो लो या 50 किलो या पूरी दुकान ले लो। तो चलो अब जल्दी से ना हमारे पेठे पैक कर दो, वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। संध्या पेठे पैक करती है और सूरज किसी मासूम बच्चे की तरह बस संध्या को देख रहा था, जिसके बाद अंश संध्या से बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है बहन जी? अरे आप पेठे लेने आए हैं तो वो लीजिए ना, मेरे नाम में क्या रखा है? अरे दीदी, आपकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, उसका नाम सीता है, और अगर मैं आपको बीता नाम से बुलाऊंगा जो कि आपका नाम है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नाम संध्या है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन ज्यादा प्यारी ये है, कितनी क्यूट स्माइल है इसकी। वैसे दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। संध्या पेठे पैक करके दे देती है, जिसके बाद में अंश सूरज से बोलता है, अबे चल, अब बस का टाइम हो गया है। यहाँ क्या कर रहे? अगर ये बस छूट गई ना तो 3 घंटे बाद आना पड़ेगा। अंश और सूरज बस की तरफ बढ़ते हैं और संध्या को छोड़ के जाने के गम में सूरज बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद सूरज भारी मन से अंश को बोलता है, थैंक्स यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तू मुझे यहाँ न लाता तो मैं कभी नहीं मिल पाता इससे। अरे थैंक्स बोल के ना मेरी बेइज्जती मत कर। तेरे लिए एक क्या, मैं 100 लड़कियों के नाम पता कर दूं। ना ही मैं संध्या का नाम जान पाता और ना ही जाते हुए उससे मिल पाता। बस पगली, अब रुलाएगी क्या? टाइम देख ले एक बार, कितनी रात हो गई है, और भूल जा उस लड़की को और दिल्ली जाकर पुरानी जिंदगी शुरू कर अपनी। इतना कहते ही अंश बस में चढ़ जाता है, जिसके बाद अंश और सूरज अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज खुद से बातें करते हुए बोलता है, शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं सूरज हूँ, तुम संध्या। हमें तो कुदरत ने ही जुदा रखा है, फिर ये दुनिया कैसे मिलने देती। काश तुम मुझे मेरी शादी से पहले मिली होती तो मैं कभी तुमको खुद से दूर नहीं जाने देता। सूरज सोच कर सो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है। दोस्त, असल में सूरज शादीशुदा था। अंश और सूरज छुट्टी पर आगरा का प्लान बनाते हैं, जहां जाकर सूरज को संध्या से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ना वो कभी आगरा को भूल पाया और ना ही कभी आगरा के पेठे वाली को। पर क्या कहें, होता है, जिंदगी है, जीना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।